हाय, माई सेल्फ डॉक्टर अब्दुल अहद हाजिर हूँ एक बार फिर। आज के वीडियो में हम डेंगू फीवर को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डेंगू फीवर के इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और डायग्नोसिस के बारे में बात की थी। ये उसी का पार्ट 2 है और इसमें हम ट्रीटमेंट अप्रोच और घर पर हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ट्रीटमेंट अप्रोच, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये पेट में जीआईटी के अंदर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है। इसके अलावा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न के लिए बहुत जल्दी नहीं करनी है। ये फ्लूइड ओवरलोड कर सकता है। जब तक कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाते तो इनकी ट्रांसफ्यूज़न को अवॉइड करना है। और ये मानकर नहीं चलना है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना है। बस उतना फ्लूइड मेंटेनेंस बनाए रखें कि पेशेंट जो है हाइड्रेट रहे। इसमें हाफ एनएस का यूज़ जो है बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये असाइटिस या प्लूरल एफ्यूज़न कॉज कर सकता है। इसके बाद हम किन चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है और करना है, सबसे पहले कि क्लिनिकल पीरियड को रिकॉग्नाइज़ करें। इसके बाद फ्लूइड इनटेक, आउटपुट, वाइटल साइन, हीमेटोक्रेट लेवल, इन सब को मॉनिटर करें। फ्लूइड देने के बाद भी अगर पेशेंट की कंडीशन बेहतर नहीं हो रही है तो ऐसे में हम एल्ब्यूमिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा पीआरबीसी का ट्रांसफ्यूज़न भी हम कर सकते हैं अगर कोई सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग वहाँ पर हो रही है तो। सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज बात करेंगे कि डेंगू विदाउट वार्निंग साइन के अंदर ट्रीटमेंट अप्रोच हमारी क्या होगी, अदर टाइप्स जो हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होगी। तो सबसे पहले डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, इसके अंदर ट्रीटमेंट अप्रोच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। पैरासीटामोल या कोल्ड स्पंजिंग देंगे हम फीवर के लिए। इसके अलावा डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेंगे, ओरल फ्लूइड भी दे सकते हैं। बस इसमें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी जो ब्लीडिंग को कॉज कर सकती है, बस उससे बचना है। इसके बाद डेंगू विद वार्निंग साइन, तो ऐसी कंडीशन में जब वार्निंग साइन अपेयर हो जाए, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें, हीमेटोक्रेट वैल्यू चेक करें। इसके बाद उसकी ओरल फ्लूइड इंटेक अगर इनएडिक्वेट है या उससे काम नहीं चल पा रहा है, पेशेंट हाइड्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड यानी कि फ्लूइड उसको देना स्टार्ट करें। फ्लूइड 5 to 7 ml पर केजी के हिसाब से पहले 2 घंटे में एज अ बोलस दे सकते हैं। इसके बाद 3 to 5 ml अगले 2 से 4 घंटे में पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। और वाइटल साइन के अकॉर्डिंग हम इसके रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। फीवर को कंट्रोल करना है पैरासीटामोल और कोल्ड स्पंजिंग से। इसके बाद कंटिन्यू मॉनिटर करें हीमेटोक्रेट वैल्यू को, फ्लूइड इनटेक, आउटपुट को, वाइटल साइन को। सीवियर डेंगू के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज तो करना ही है। इसके बाद मॉनिटर करें फ्लूइड इनटेक, आउटपुट को, और फ्लूइड जो इसकी अभी बात की 5 to 7 ml पर केजी पर आवर 1 से 2 घंटे के लिए, या फ्लूइड को एज रिक्वायर्ड जितनी ज़्यादा है और जो सिम्टम उसके जो वाइटल साइंस के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत लग रही है उसके हिसाब से हम फ्लूइड को बढ़ाया घटा सकते हैं। हीमेटोक्रेट लेवल चेक करते रहेंगे कंटिन्यूसली। अगर ये हीमेटोक्रेट लेवल कम हो रहा है तो ऐसे में पीआरबीसी का ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं 5 to 10 ml पर केजी के हिसाब से। होल ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको 10 to 20 ml पर केजी के हिसाब से। हीमेटोक्रेट का लेवल अगर बढ़ रहा है तो ऐसे में यूजुअली नॉर्मल सेलाइन, आरएल या फ्लूइड, नॉर्मल फ्लूइड हम कंटिन्यू रखेंगे। डेंगू शॉक सिंड्रोम, अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव शॉक में जा रहा है, ऐसे में आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड बोलस के रूप में देंगे 20 ml पर केजी के हिसाब से विदिन 15 मिनट। अगर कंडीशन इम्प्रूव हो रही है तो ये कंटिन्यू रखेंगे और धीरे धीरे टेपर करेंगे, चाहे फिर वो क्रिस्टलॉइड हो, कोलॉइड हो। अगर कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हीमेटोक्रेट लेवल चेक करने के बाद हम पीआरबीसी या होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। और अगर कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हीमेटोक्रेट का लेवल जो है बढ़ रहा है तो ऐसे में हम फिर वापस से आईवी फ्लूइड पर शिफ्ट हो जाएंगे और 20 ml पर केजी के हिसाब से बोलस देंगे। और इसके बाद इसको सिम्टम के अकॉर्डिंग, जो वाइटल साइंस के अकॉर्डिंग हम इसको टेपर करेंगे।
अब हम बात करेंगे कि अगर हम घर पर हैं तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए कोल्ड स्पंजिंग करें। हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ओआरएस का उपयोग करें। और इसके अलावा पपाया का सेवन, पपीते का सेवन कर सकते हैं और पपीते के जूस का सेवन कर सकते हैं। या अगर पपीते के लीव्स मिल जाते हैं, पत्ते मिल जाते हैं, तो उनका जूस में बनाकर उसको सूती कपड़े से छान कर उसमें शुगर मिलाकर उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब 3, 4, 5th डे पर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा होता है। ऐसे में ये उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गिरने से रोक सकता है और बचा सकता है। और हैवी वर्क को अवॉइड करेंगे। सिट्रस फ्रूट को फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे किन चीज़ों का सेवन हम कर सकते हैं। तो विटामिन सी जिनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, पपाया है, पाइनएप्पल है। इसके अलावा विटामिन के, ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्प्राउट्स इसमें ले सकते हैं हम, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। हाई कैलोरी फूड जैसे मिल्क है, राइस है, पोटैटो है। इसके अलावा वाटर का हमें बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो फूड हो। अब हम बात करेंगे किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले रेड और ब्राउन कलर की कोई भी चीज़, चाहे वो ड्रिंक हो, फूड हो, जैसे चॉकलेट है, वायलेट कलर के जूसेस हैं, क्योंकि ये मिसलीड करते हैं कि डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को जज करने में मिसलीड कर देते हैं। कैफ़ीन का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। जैसे एनर्जी ड्रिंक में ये बहुत मात्रा में मिल जाती है, कॉफ़ी में ये डायरेटिक्स की तरह एक्ट करती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन को मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्पाइसी फूड, क्योंकि ये स्टिमुलेट करेंगे स्टमक को फॉर एसिड प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। फैटी फूड्स जैसे चीज़ है, कट्स है, बटर है, डीप फ्राइड फूड है, एवोकेडो है, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। डेंगू फीवर में ये डाइजेशन की कैपेसिटी को रिड्यूस हो जाने की वजह से ये जो फूड हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने में स्टमक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।